मैं हूं उस्मान हबीब। आज का हमारा टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी। घरों में यूपीएस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीएस बैटरी में पानी ऐड करने की क्या ज़रूरत होती है? यूपीएस बैटरी में पानी क्यों ऐड किया जाता है? जब लाइट होती है तो यूपीएस बैटरी कैसे चार्ज होती रहती है, और जब लाइट चली जाती है तो यूपीएस बैटरी दोबारा से उसकी चार्जिंग कैसे ख़त्म होती जाती है? यूपीएस बैटरी कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है? यूपीएस जो बैटरी होती है इसके अंदर कौन सा पानी ऐड किया जाए ताकि इसका लाइफ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो? तो आज इन क्वेश्चन के आंसर भी इस लेक्चर में मिलेंगे आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है लेड स्टोरेज बैटरी। नंबर 1, लेड स्टोरेज बैटरी को बैटरी क्यों कहा जाता है? इसको बैटरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बैटरी की एक टाइप है जिसका नाम है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है? सेकेंडरी बैटरी बैटरी की ऐसी टाइप होती है जिसमें बैटरी को दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है, जिसमें बैटरी रिवर्सिबल होती है, जिसमें बैटरी की चार्जिंग ख़त्म भी होती है और उसको दोबारा से चार्ज भी किया जा सकता है। ऐसी बैटरी को हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। सेकेंडरी बैटरी की बेस्ट एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी है। इसके नाम के अंदर लफ्ज़ स्टोरेज भी यूज़ किया जाता है। वर्ड स्टोरेज क्यों यूज़ किया जाता है? इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट को स्टोर कर सकता है, ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इसलिए इसके नाम के अंदर स्टोरेज का वर्ड यूज़ किया जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी के टर्म के अंदर हम देखते हैं कि वर्ड लेड भी यूज़ किया जाता है। वर्ड लेड क्यों यूज़ किया जाता है? वर्ड लेड इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो एनोड होता है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। लेड स्टोरेज बैटरी को लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं। इसको लेड एसिड बैटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको लेड एसिड बैटरी भी कहा जाता है। अगर हम लेड स्टोरेज बैटरी की कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करें तो कैसे डिज़ाइन करेंगे? सेकेंडरी बैटरी को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है? सेकेंडरी बैटरी ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेज सेल्स पर मुश्तमिल होता है। सेकेंडरी बैटरी ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर एक वोल्टेज सेल या 2 वोल्टेज सेल या 2 से ज़्यादा वोल्टेज सेल्स का कम्बिनेशन होता है, उसको हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। और इसको रिचार्ज किया जा सकता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करते हैं इसको। तो लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो एनोड बना होता है, एनोड के अंदर कौन सी मेटल के एटम्स होते हैं? ये जो एटम्स होते हैं, ये सारे के सारे जो एटम्स होते हैं ये लेड के एटम्स होते हैं। और इसके अंदर जो कैथोड बना होता है, कैथोड लेड ऑक्साइड का बना होता है, PbO2 का बना होता है। अब ये लेड स्टोरेज बैटरी है। इसी तरह का हम सेपरेशन क्रिएट करके यहाँ पर सीरीज में और भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फिर लेड है, यहाँ पे फिर लेड है, और यहाँ पर फिर लेड ऑक्साइड है, यहाँ पर फिर लेड ऑक्साइड है, यहाँ पे फिर एक और लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी में
सिर्फ एक ही कंटेनर के अंदर एक लेड और एक लेड ऑक्साइड क्यों नहीं लिया जाता? इसके साथ दूसरी सेपरेशन क्रिएट करके सीरीज में और भी वोल्टेज सेल कनेक्ट क्यों किए जाते हैं? इसलिए कनेक्ट किए जाते हैं ताकि इस बैटरी से ज़्यादा करंट जनरेट किया जा सके, रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हों और ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करवाया जा सके। इस वजह से इसमें सीरीज ऑफ वोल्टेज सेल्स कनेक्ट किए जाते हैं, सीरीज ऑफ वोल्टेज सेल कनेक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लेड को इस लेड को कनेक्ट करेंगे इस लेड ऑक्साइड के साथ, और ये जो आपके पास लेड है, जब हम इस लेड को कनेक्ट करेंगे एक वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर जस्ट ये शो करेगा कि यहाँ पर करंट पास हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में या नहीं पास हो रहा। तो यहाँ से भी लेड ऑक्साइड को कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर के साथ। अगर हम यहाँ पर कोई बल्ब अटैच करवा देते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे बल्ब अटैच करवा देते हैं, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अटैच कर देते हैं तो ये बैटरी करंट प्रोवाइड करना शुरू करती है। जब ये बैटरी करंट प्रोवाइड करना शुरू करती है तो इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनके नतीजे में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। जब इस बैटरी की चार्जिंग खत्म हो रही होती है तो इसका मतलब है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, जब इस बैटरी की चार्जिंग खत्म हो रही हो, तो उस वक्त कौन से रिएक्शंस होते हैं? उस वक्त यहाँ पर जो एनोड पे लेड होता है, लेड कन्वर्ट होता है लेड सल्फेट के अंदर, लेड सल्फेट के अंदर, और जो लेड ऑक्साइड होता है वो भी कन्वर्ट होता है लेड सल्फेट के अंदर, लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है। अब इस बैटरी के अंदर एनोड वो मेटालिक प्लेट होती है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, एनोड वो मेटालिक प्लेट होती है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, इस इलेक्ट्रोड को हम तब एनोड कहते हैं। यहाँ पर रिडक्शन होती है। कैसे रिडक्शन होती है? यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। जिस मेटालिक प्लेट पर रिडक्शन हो उस मेटालिक प्लेट को कैथोड कहा जाता है, उस मेटालिक प्लेट को कैथोड कहा जाता है। तो एक मेटालिक प्लेट पे ऑक्सीडेशन और दूसरी मेटालिक प्लेट पर रिडक्शन। इस लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्लो करता रहता है इस बैटरी के अंदर। अब अगर हम इसकी रिएक्शंस को देखते हैं तो रिएक्शन में जो एनोड है, एनोड पे ऊपर क्या हो रहा है? एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, लेड कन्वर्ट हो रहा है, लेड कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट के अंदर, यानी लेड की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। एनोड वो मेटालिक प्लेट होती है जिस पर ऑक्सीडेशन हो, वो मेटालिक प्लेट जिस पर ऑक्सीडेशन हो उसे हम एनोड कहते हैं। तो क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है? यस, लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इस वजह से लेड के ऊपर चार्ज कितना आता है? +2 चार्ज आता है। अब इस +2 चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? पड़ा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड भी है, हाइड्रोजन आयंस भी इस कंटेनर के अंदर पड़े हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फेट आयंस हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा यहाँ पे। यहाँ पर क्यों यूज़ होगा सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड इस वजह से यूज़ होगा क्योंकि इस +2 के साथ -2 मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल Pb+2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से इसके साथ सल्फेट आयन, सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे -2 चार्ज आएगा और ये दोनों +-2 चार्ज इसके +2 चार्ज को कैंसिल आउट करेंगे, इसके +2 चार्ज को कैंसिल आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और अब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सल्फेट इस Pb के साथ मिलेगा, इसके चार्ज को ख़त्म करेगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये सल्फेट आयन आएंगे और यहाँ पे लेड के साथ रिएक्शन करेंगे, लेड के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स वो आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में ही रहेंगे।
सोल्यूशन में ही रहेंगे, ये यूज़ नहीं होंगे, ये आयंस की फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में सोल्यूशन में पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से ऑक्सीडेशन, और जिस मेटालिक प्लेट पे ऑक्सीडेशन हो उसे हम एनोड बोलते हैं। यहाँ पर इस कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर, कैथोड वो मेटालिक प्लेट होती है जिसके ऊपर रिडक्शन हो, कैथोड वो मेटालिक प्लेट होती है जिसके ऊपर रिडक्शन हो। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यस, यहाँ पर PbO2 लेड ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में। तो लेड ऑक्साइड के अंदर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन PbO2, यहाँ पर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब इसने कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में जाना है, यानी अगर यहाँ पर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यहाँ पर इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होनी चाहिए। तो +2 कब मुमकिन है, +2 तब मुमकिन है जब सोल्यूशन के अंदर जो सल्फेट आयंस हैं, वो इस +2 के चार्ज को आकर कैंसिल करेंगे, इस चार्ज को कैंसिल करेंगे। +4 से +2 पे जाना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। जब +4 से +2 पे इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, यहाँ पर गेन हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। इस वजह से +4 कन्वर्ट हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। और यहाँ पे सल्फेट कहाँ से आए, सल्फेट सोल्यूशन में से आए। सल्फेट कहाँ से आए, सल्फेट सोल्यूशन में से आए। सोल्यूशन के अंदर क्या H2SO4 मौजूद है या नहीं है, तो उसके जो सल्फेट आयंस हैं वो जाके लेड के साथ अटैच हो जाएंगे, और बाकी क्या रह जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 + 2, 6 ऑक्सीजन है इस साइड पे। तो इस साइड पे 6 ऑक्सीजन हैं, तो इस साइड पे कितने ऑक्सीजन, 4। बाकी 2 ऑक्सीजन किधर चले गए, वो बाकी 2 ऑक्सीजन जिनमें से एक ऑक्सीजन के साथ मिले 2 हाइड्रोजन, तो क्या बना, वाटर बना। बाकी क्या रह गया, एक और ऑक्सीजन रह गया जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना लिखता हूँ मैं, -2 चार्ज लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर क्या हाइड्रोजन आयंस हैं या नहीं है। अब इस एक ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए एक ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए। तो अब 2 हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, 2 हाइड्रोजन सोल्यूशन से आएंगे। सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन है या नहीं है, H+1 आयंस की फॉर्म में है। तो यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन H+1 आयंस हैं वो क्या करेंगे, 2 H+1 आयंस। यहाँ पर कितने H+1 आयंस होंगे, यहाँ पर 2 H+1 आयंस होंगे। तो यहाँ पर 2 H+1 आयंस जो रिएक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके 2 ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। तो यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेट रिएक्शन मालूम करें, तो नेट रिएक्शन यहाँ से क्या आएगा, देखिएगा नेट रिएक्शन यहाँ से क्या आएगा। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर इसके जो 2 हाइड्रोजन हैं, इसके 2 हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बाकी क्या बचा, बाकी बचा Pb रिएक्ट विद कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 + 2 H2SO4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2H2SO4। एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हुआ है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पे, प्लस यहाँ पे और क्या है, लेड ऑक्साइड भी यूज हो रहा है। तो ये नेट रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा लेड सल्फेट बनेगा, प्लस PbSO4 बनेगा। PbSO4 यानी लेड सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहाँ पे कितने आयनिक फॉर्म्स बन रही हैं, 2। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपके पास नेट रिएक्शन है। अब ये सारा रिएक्टेंट जिसमें लेड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड ऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो रहे हैं PbSO4 में,
और वाटर के मॉलिक्यूल्स में, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये रिएक्शन तब होता है जब बैटरी की चार्जिंग खत्म होती जा रही है। जब बैटरी की चार्जिंग खत्म होती जा रही है, यानी आपके घर में लाइट नहीं है और बैटरी आपको आपके जो घर में बल्ब हैं उनको चला रही है, या बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उनको चला रही है, उस वक्त बैटरी की चार्जिंग खत्म होती जा रही है। जब बैटरी की चार्जिंग खत्म होगी उस वक्त ये वाला रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन क्या लाइट हमेशा के लिए चली गई? नहीं, लाइट दोबारा आएगी। जब लाइट दोबारा आएगी तो ये बैटरी क्या करेगी? ये रिचार्ज होना शुरू हो जाएगी। रिचार्जिंग में क्या होगा? रिचार्जिंग में इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट होगा? रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। पहले इलेक्ट्रोड के ऊपर जब बैटरी की चार्जिंग खत्म होती जाएगी तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपोजिशन होती जाएगी किसकी? लेड सल्फेट की डिपोजिशन होगी। लेड सल्फेट डिपॉजिट होता जाएगा जब बैटरी की चार्जिंग खत्म होगी। जब बैटरी दोबारा से रिचार्ज होगी, बैटरी को रिचार्ज करेंगे तो वही लेड सल्फेट जो डिपॉजिट हुआ था वापस सॉल्यूशन में आएगा, अपनी पुरानी स्टेट में वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा। तो यहां पर बैटरी रिचार्ज भी हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज भी हो रही है। तो बाज़ औक़ात जब बैटरी को रिचार्ज किया जाता है, जब बैटरी को रिचार्ज किया जाता है तो बैटरी के अंदर एनर्जी हीट की फॉर्म में भी प्रोड्यूस होती है। जब बैटरी के अंदर एनर्जी हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एवापरेट हो जाते हैं। कब? जब बैटरी को हम रिचार्ज करवाते हैं तो उस हीटिंग के दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल जब एवापरेट हो जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए हमें बाहर से पानी ऐड करना पड़ता है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। इसका पानी चेंज करवाया जाता है, पानी ऐड करवाया जाता है। अब लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा पानी ऐड करें ताकि लेड स्टोरेज बैटरी का लाइफ टाइम ज़्यादा हो? एक हमारे पास होता है डिस्टिल वाटर और एक हमारे पास होता है मिनरल वाटर। बारिश का जो पानी होता है अगर उसको डायरेक्टली स्टोर कर लिया जाए विदाउट फ्लो ऑन अर्थ, बारिश के पानी अगर ज़मीन पे फ्लो कर जाता है तो वो अपने साथ मुख्तलिफ कंपाउंड्स को डिज़ाल्व, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब डिज़ाल्व करता है तो फिर वो मिनरल कंपाउंड कहलाता है। लेकिन बारिश के पानी को ज़मीन के ऊपर फ्लो करने से पहले स्टोर कर लिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर कहलाता है, डिस्टिल वाटर कहलाता है। डिस्टिल वाटर जिसकी पीएच न्यूट्रल पीएच के बराबर होती है। डिस्टिल वाटर को लेड स्टोरेज बैटरी में ऐड किया जाए क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर किसी किस्म के एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज नहीं होती, उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होते, इसलिए बैटरी के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं जाती। जब बैटरी के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं जाती तो उसके इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, उनका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। इसलिए डिस्टिल वाटर को बैटरी के अंदर ऐड किया जाए। और बैटरी को जब ये बैटरी ख़त्म हो जाती है तो इस बैटरी को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा सकते हैं, इसलिए इस बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी की ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी डायग्राम है और ये इसके रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो उस वक्त इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम वोल्टेज सेल कहेंगे। लेकिन जब बाहर से एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और अपोजिट करवाएंगे रिएक्शन को, रिचार्ज करेंगे बैटरी को, यानी जब लेड सल्फेट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मिलके दोबारा से लेड सल्फ्यूरिक एसिड और लेड ऑक्साइड को बनाए तो उस वक्त ये दोबारा से क्या हो रही होती है? रिचार्ज। जब ये बैटरी रिचार्ज हो रही होती है, आप एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उस वक्त ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तौर पे एक्ट करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो फिर ये एक्ट करेगा वोल्टिक सेल के तौर पे। तो इसलिए बैटरी को जनरल टर्म से डिफाइन किया जाता है कि बैटरी एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कम्बिनेशन होता है जिसमें केमिकल एनर्जी मोस्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यूपीएस बैटरी, यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई।
अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जब लाइट चली जाती है तो दोबारा से यूपीएस वहाँ से लाइट को दोबारा कनेक्शन देता है और ये बैकअप प्रोवाइड करता है।